हेलो दोस्तों। आप बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट कर रहे हैं सी-टेट नोट्स क्लास 6 हिस्ट्री अध्याय 10, 11 और 12 मतलब चैप्टर 10, 11 और 12। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में हमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है ना। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से उनकी कटोरियाँ और थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिली हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये कैसे पहुँचे। तो कैसे पहुँचे? डेफिनेटली जहाज़ों से गए होंगे और स्थल मार्ग से गए होंगे। वायु मार्ग तो उस समय था नहीं। दक्षिण भारत का सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत का सोना और मसाले और खास तौर पे क्या, काली मिर्ची कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से पुकारते थे? काले सोने के नाम से। काले सोने के नाम से किसको पुकारा जाता है? काली मिर्ची को। ठीक है, काली मिर्ची को काले सोने के नाम से पुकारा जाता है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज, कहाँ से? समुद्री जहाज और सड़कों के ये रास्ते हैं। ठीक है, रास्ते, इसको क्या बोलोगे? रास्ते कर दिया इसने। रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यानी हमारे भारत का व्यापार रोम के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हमको कहाँ मिले? रोमन के सिक्के कहाँ मिले? दक्षिणी भारत में। कहाँ मिले? दक्षिणी भारत में। अब है हमारा समुद्र तटों से लगे राज्य। समुद्र तट जो हमारा सी कोस्ट एरिया होता है, जस्ट लाइक मान लेते हैं हमारा इंडिया का ये इस तरह से है बॉर्डर। तो यहाँ पे समुद्र जो है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो इधर से इधर समुद्र से घिरा है, तो इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो इसको क्या बोलेंगे? तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र से कौन कौन से राज्य लगे हुए थे, अब वहाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय क्षेत्र है। कहाँ पे? दक्षिणी भाग। ये दक्षिणी भाग है हमारे भारत का उपमहाद्वीप का, और ये हमारे दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा ही हो, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। तो हमारे ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हमारा जो हिस्सा है वो तटीय मैदान है। ठीक है, तटीय क्षेत्र है जिसको हम लोग तटीय क्षेत्र बोलते हैं, जो इस तरह से है ना। आता नहीं, मैप नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम, पर आप देखेंगे इधर से इधर सब जगह समुद्र है। तो ये क्या, बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पत्थर और नदी के मैदान हैं। ठीक है, पहाड़ के भी हैं, पत्थर के भी और नदी के भी हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो कावेरी और कृष्णा है। ठीक है, तो कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। उनके पास संपत्ति भी हो गई और शक्ति भी हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। किसकी? मूवेंदर की। यह तमिल शब्द से बना है। मूवेंदर किस शब्द से बना है? तमिल शब्द से, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। कितने मुखिया हैं? तीन मुखिया हैं। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। कौन सा? चोल, चेरी और पांड्या। ठीक, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे।
ओके, इतना क्लियर हुआ। आप इसे क्वेश्चन खुद से भी बना के देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। कितने थे? दो दो सत्ता केंद्र, एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुआर, पत्तन मतलब बंदरगाह, जिसको हम पुआर बोलते हैं, और कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्या की राजधानी मदुरै। ये दोनों के दोनों ज़्यादा फेमस थे। यह मुखिया लोगों से ये नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे, मतलब बोलते थे हमें तो गिफ्ट दे दो, हमको कर नहीं चाहिए। कभी कभी यह सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। कौन? ये जो आपके जो राजा जो बने थे ना वो, और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच में बांट देते थे। इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, श्री सातकर्णी था। उसके बारे में उसकी माँ गौतमी बशरी द्वारा ध्यान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ओके, चलिए अब देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। रेशम कहाँ से आया, कैसे आया? कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। चिकने रहते थे, पतले रहते थे और शाइनिंग भी करते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना जटिल प्रक्रिया है। इस तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। इसको आप देख सकते हैं कि रेशमी कपड़ा तैयार करने का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ, 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये असर्शन रीजनिंग का भी आ सकता है या मिलाने का भी आ सकता है, तो आप चीज़ों को समझिए। ओके, जिस रास्ते से ये जाते थे वहाँ आसपास के रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए मिलता था। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। अब है बौद्ध धर्म का प्रसार। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। राजा कनिष्क, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार अवघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अवघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे। अवघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। पहले प्राकृत में लिखते थे, अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ।
इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति जो थी वो सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे यानी कि मिसाल के तौर पर, यानी कि जैसे उदाहरण दिया है, निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया, यानी कि ऐसे बन गया ये पीपल का पेड़ और ऐसे हुए, बस हो गया, ये भगवान बुद्ध है, ऐसा माना। लेकिन जब इनकी एक नई धारा आई महायान, तो इन्होंने क्या किया, अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। अब मतलब संकेत नहीं करते थे, कुछ चीज़ दर्शाते नहीं थे, भगवान की मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाते थे। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व किसे कहते हैं? उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, इसी को बोधिसत्व कहते हैं। और आपने जब पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में कि भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था पीपल के पेड़ के, तो उसी को बोधिसत्व कहते हैं। पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया तथा जापान तक बोधिसत्व लोकप्रिय हुआ, यानी कि लोग ये मेडिटेशन करते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित पूर्व एशिया के अन्य देशों में फैला। थेरवाद, ठीक है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थयात्री, ठीक है, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान की यात्रा किया करते हैं। इन्हों कहते हैं इसी तरह भारत की यात्रा पर 1600 साल पहले चीनी बौद्ध यात्री फाशियन आया। ठीक है, कौन आया? फाशियन आया। श्वेन तेंगसांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इंसिस आया। ठीक है, तो ये आप हो सकता है कि आए क्वेश्चन, देख लीजिएगा। नालंदा शिक्षण एक विशिष्ट केंद्र। श्वेतसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बिहार में है, और अभी फिर से इसको ओपन कर दिया गया, रिनोवेशन करके इसका, में अध्ययन किया। ठीक है, ये जो आए इन्होंने कहा अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल के सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 उत्तर सही नहीं दे पाते। अब इसी में आ रहे हमारे भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी बढ़ गया। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। वराह के रूप में विष्णु वन मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। बस इतना ही आपके बुक में लिखा है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्ची में पूजा की जाए तो वह ऐसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या और किसी रूप में। जैसे विचारों को समाज में स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक मूर्तियां बनाने लगे। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ये इसके समकालीन ही है। ठीक है, जब इंडिया का बताते हैं तो उसके समकालीन दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो भी इस बुक में बताया गया है। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ।
जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से है। अब हम आते हैं हमारे अध्याय 11 पे। इसको अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिएगा, सुनने के बाद और अपने दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, बना के दे सकते हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी उसको लिख दिया गया है, और एक बार सरसरी निगाहों से बुक को ज़रूर देख लीजिएगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से ये पता चलता है। किसके? समुद्रगुप्त के बारे में। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि तथा मंत्री रहे हरिशेन। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करना। यह एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ प्रशंसा होता है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए उस काल के सिक्कों में दिखाया गया है। यानी सिक्का है, उसके अंदर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन कैसे था? ये था शायद कि कौन से शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन। अब है वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। 58 ईसा पूर्व में आरंभ होने वाले विक्रम संवत जो अभी भी चल रहा है का परंपरागत रूप गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसलिए विक्रम संवत जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शाकों पर विजय के प्रतीक में इस संवत की स्थापना की थी। यानी जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उसको हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं। विक्रमादित्य से विक्रम संवत का स्टार्टिंग हुआ, जो अभी भी चलता है हम लोगों के कैलेंडर में, आप देखिएगा। कवि कालिदास, ये खरगोश नहीं, खगोल शास्त्री है, ठीक है, मिस प्रिंट। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ठीक है। कालिदास और आर्यभट्ट दोनों किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अब है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने करीब 1400 साल तक शासन किया। कितने साल तक? 1400 साल तक। अच्छा। उनके दरबारी कवि बाण भट्ट। इनके दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट। देखिए, सबके दरबारी कवि हैं, उनके नाम देखते जाइएगा, उनकी जो रचना है उसको भी देखते जाइएगा। अब बाण भट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित, ठीक है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री शुएनसांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा, ठीक है। ये जो आए थे चीन से, ये किसके दरबार में रहे? हर्षवर्धन के। हर्ष अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ये तो हो गए हर्षवर्धन। अब आ रहे हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ मतलब प्रशंसाएं। और देखिए इनकी किस तरह से क्या क्या प्रशंसा की गई है भाई। इस काल में पल्लव और चालुक्य के दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे।
पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। पल्लवों का राज्य कहाँ से था? कांचीपुरम के आसपास क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी तक, और चालुक्य का कृष्णा से लेकर तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी, देख लीजिएगा। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, मतलब हमेशा एक दूसरे का आक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति, देखो इनके कौन है? रवि कीर्ति। हर्ष के कौन थे? बताओ, हर्ष के कौन थे? हर्ष के थे यहाँ पे बाण भट्ट, ठीक है। हर्ष के दरबार में कौन थे? बाण भट्ट थे। और यहाँ पे कौन आ गए? रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज खास तौर पर पिछले 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? अब देखते हैं ये लोग प्रशासन कैसे चलाते हैं। टैक्सेस लेते थे क्या, ये जैसे कि आज के ज़माने में लिया जाता है? लेते ही होंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक पद बन गए, ठीक है। अर्थात अपने बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक को क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश अधिकारी। महादंडनायक को क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारवत्य मतलब महत्वपूर्ण मंत्री थे। एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषय के मंत्री भी थे। 3 काम करते थे ये। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। अब देखिए, इसको याद करिएगा। इनमें नगर श्रेष्ठी का मतलब मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। नगर श्रेष्ठी का मतलब क्या है? मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, अर्थात सार्तवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता। प्रथम कुलिक यानी कि मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलिक मतलब मुख्य शिल्पकार। कायस्थों यानी लिपियों के प्रधान। कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान लोग होते थे। इसको देखिएगा। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। भूस्वामियों के संगठन को क्या कहते थे? सभा कहते थे। यह सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के स्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही है। नगरम, ठीक है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। नगरम एक व्यापारियों के संगठन का नाम है। उस जमाने के आम लोग, ठीक है, आम लोग कैसे थे? जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अब इसको कहानी को आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, पर इतना कहानी नहीं पूछा जाता है आपसे, इतना ही पूछा जाता है। अरब मतलब अरब का नाम सुना, जहाँ पे मिट्टी मिट्टी जाता है, ठीक है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा है। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले लोगों को बेदुइन
कहा जाता है या बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। बेदुइन कौन थे? जो घुमक्कड़ कबीले होते थे, जो घूमते रहते थे इधर से उधर। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे, क्योंकि ऊँटों पे सवारियाँ करते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। ठीक है, जो कैमल है और मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है, कई दिनों तक खाना पानी खाए बिना रह सकता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग जानते हैं। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना, उनके बाद सभी को समान माना गया है। अब आता है हमारा इसमें चैप्टर नंबर 12, इमारतें, चित्र तथा किताबें, और फिर आपका ये हिस्ट्री जो है फिनिश हो जाएगा। कल से हम करेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस, जिसमें सामाजिक जीवन के बारे में और राजनीतिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इमारतों में आ रहा है हमारा लोह स्तंभ, जो कि दिल्ली में है। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में, कहाँ पे? कुतुब मीनार के परिसर में, जहाँ ये कुतुब मीनार होगा तो शायद यहीं पे वो क्या बोलते हैं, लोह स्तंभ होगा। जो जिसने गया उसने देखा होगा, ठीक है, जो नहीं गया तो नहीं देखा होगा। लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद ही अभिलेख से मिलती है। इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। अब ईंटें और पत्थरों की इमारतें। अब हमारे यहाँ ईंटें और पत्थर तो यूज़ हो ही रहे थे, अब ईंटें भी यूज़ होने लगी। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलता है। स्तूप शब्द का अर्थ टीला होता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उसके अनुयायी के शरीर के अवशेष, डिब्बों में क्या रहते हैं? बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं, जिसे धातु मंजूषा कहते हैं। मतलब जिसमें सामान रखा रहता है, इसे हम धातु मंजूषा कहते हैं। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता है। ये वृत्ताकार पथ है जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। रेलिंग जैसे फेंस ऐसे बनी होती है ना, ऐसे आप लोग अपने घरों में छतों में जैसे रेलिंग लगाते हैं ना, तो वैसे ही रेलिंग, लेकिन पत्थरों की थी रेलिंग वो, ठीक है, जिसे वेदिका कहते हैं। तो रेलिंग को क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, जैसे प्रवेश द्वार हो गया। इसी में रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे रहते थे। यहाँ पे जो रेलिंग होती है ना, तो वो वहाँ पे मूर्ति से बना के उसको सजा दिया गया था। आप बुक में देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, और नहीं तो नेट पे सर्च करके देखिएगा। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ये ऐसे शिखर बनाते थे ना, शिखर के नीचे यहाँ जगह रहती थी, यहाँ पे उनका निर्माण करते थे। बाहर से शिखर ऐसा रहता था, फिर ऐसे रहता था, ऐसे रहता था, तो वहाँ पे अच्छा दिया है ना। शिखर मंदिर में सबसे ऊंचाई पर बनाए जाते थे, ठीक है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी। मंडप होता था, बाहर ऐसे चौक जैसा रहता है ना, ठीक है, उसको मंडप बोलते थे। तो ये सभागार होता था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, ठीक। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, पर आप समझ जाएंगे बेटर। चलिए अब देखते हैं चित्रकला। मेरी चित्रकला अच्छी नहीं है, फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कुछ तो लिख दीजिएगा। उभरते हुए कलाकारों को ऐसे ही अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए चित्रकला पे आते हैं। अजंता वह स्थान है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए विहार थे। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना चैप्टर में, बुद्ध वाले में, कि विहार बनाते थे,
और संग बनाते थे वो लोग। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? पौधों और खनिजों से पहले रंग ऐसे ही बनाए जाते थे। अब है पुस्तकों की दुनिया। ठीक है, ये टॉपिक है आपके बुक में। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य क्या है, सिलप्पादिकारम की रचना इक्लांगो नाम के कवि ने की थी। ओके, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता है। पुहार एक जगह का नाम है। पुहार वही था जो बंदरगाह की साइड वाला एरिया ना। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। बाद में वह और कन्नगी है ये, ठीक है, पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्या राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अब भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के दुख के कारण अन्याय और जो भी था के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अच्छा, इतना पावर था उनके पास में। तो ये थे हमारे चैप्टर 10, 11 और 12। इसको 2-3 टाइम और रीड कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। और एक बार फिर सर की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सर देते हैं हम लोगों को होमवर्क, और होमवर्क से रिलेटेड सर पूछते हैं क्वेश्चन आंसर। तो अब मिलेंगे हम लोग क्लास 6 की ही पॉलिटीज़ में। उसमें भी हम देखेंगे पहले, सबसे पहले लेसन नंबर 1-2 देख लेंगे, फिर उसके बाद 3-4 देखेंगे, फिर 5-6 देखेंगे, फिर 7-8 देखेंगे। हो सकता है उसमें 10 लेसन हो, तो वो अब 2-2 लेसन करके हम लोग देखेंगे। ओके, फिर मिलते हैं आगे, और तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मुझे भी जाना है खाना बनाने। बाय बाय।